बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू साल अव्वल का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चंद इब्तदाई बातें सीखी थी। हमने ये सीखा था कि हिस्सा नज़्म से कितने नंबर के सवालात आने हैं, यानी 15 नंबर के सवालात आने हैं और ये 15 के 15 नंबर हिस्सा इंशाई में शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? सवाल नंबर 2 हिस्सा इंशाई का जो सवाल नंबर 2 होगा उसका अलिफ जुज़्व होगा, नज़्म के अशार की तशरीह, शायर का नाम, नज़्म का उन्वान। तो ये 10 नंबर का सवाल है। अशार की तशरीह करनी है, इकट्ठे करनी है या अलग-अलग करनी है, इस बात पर भी हम गुफ्तगू कर चुके थे कि यहाँ पर मौजूद नंबरों की तकसीम हमें बताएगी। आया कि हम नज़्म के अशार की तशरीह एक साथ करें या फिर अलग-अलग। मैंने अर्ज किया था कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो 4 जमा 4 जमा 1 जमा 1 बराबर है 10 के, तो इसका मतलब ये है कि अशार की तशरीह हमने अलग-अलग करनी है। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो, जिस तरह कभी यहाँ सामने आपके लिखा हुआ है 8 जमा 1 जमा 1 बराबर, ये भी 10 के ही होगा, लेकिन ये 8 नंबर जो लिखे हुए हैं ये बता रहे हैं कि अशार की तशरीह हमने एक साथ करनी है, अलग-अलग नहीं करनी। इसी तरीके पर आम तौर पर 2 अशार होते हैं नज़्म के जो तशरीह के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 ही आए। बाज़ औक़ात नज़्म का पूरा बंद आ जाता है और बंद के अंदर 3 अशार भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी जितने भी अशार तशरीह के लिए आएंगे नंबर 10 ही होंगे उनकी तशरीह के, और वह तमाम, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होगी, कोई ऑप्शन नहीं होगी, जितने भी अशार होंगे उन तमाम की तशरीह आप लोगों को करना होगी। तो इस हवाले से हमने गुफ्तगू की थी और इनकी तशरीह का तरीक़ाकार क्या है, कितने सफ़हा पर होनी चाहिए, हवाला जात, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किन किन चीज़ों से हमने परहेज करना है, ये तमाम बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है आज हमने कि 10 के अलावा बाकी जो 5 नंबर हैं वो कौन से हैं, कौन सा वो सवाल होगा और उसके अटेम्प्ट करने का, उसको हल करने का तरीकाकार क्या होगा, उस हवाले से देखते हैं। तो हिस्सा इंशाई के अंदर जो सवाल नंबर 5 होगा आपके सामने लिखा हुआ है वो होगा नज़्म का खुलासा। उसके होंगे मजमूई तौर पर 5 नंबर। यहाँ पर नज़्म के खुलासा में शायर के नाम का कोई नंबर नहीं होगा, लिख दें तो मुज़ायका नहीं। आमतौर पर ये सवाल के अंदर ही लिखा हुआ होता है। सवाल आमतौर पर ये खुलासे से मुताल्लिक, नज़्म के खुलासे से मुताल्लिक आता इस तरह से है कि अमीर मिनाई की नज़्म हमद का खुलासा लिखिए, 5 नंबर। नज़्म का उन्वान भी वहाँ पर मौजूद है, शायर का नाम भी वहाँ पर मौजूद है। ये जो 5 नंबर है सिर्फ और सिर्फ खुलासा लिखने के हैं, ना ही नज़्म के उन्वान का इसके अंदर कोई नंबर शामिल है, ना ही शायर का नाम का। लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो नंबर कटते नहीं। मजमूई तौर पर अब आपने नज़्म का खुलासा लिखना कैसे है उसके हवाले से यहाँ 3-4 बातें लिखी हैं आपके सामने, आपको नजर आ रही हैं। इन असूलों के मुताबिक, इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप लोगों ने नज़्म का खुलासा लिखना है। सबसे पहली बात यह है नज़्म के खुलासे से मुताल्लिक कि आपने खुलासा जो है एक इक़्तिबास में लिखना है। एक इक़्तिबास कितना होना चाहिए? अगर आपके निसाब में शामिल मंजूमात को हम उनका गौर से मुतालिया करें, उनके खुलासा जात पर गहरी नजर डालें, तो हमें पता चलता है कि उनका खुलासा अमूमन 8 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये कोई शर्त नहीं है, ये वैसे समझाने के लिए बताया गया है। एक आध लाइन कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज औसतन जो आपके निसाब के अंदर शामिल मंजूमात हैं उनका खुलासा 8 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है नज़्म के खुलासे को लिखने का। 2 बातें हमने सीखी खुलासे से मुताल्लिक। खुलासा एक ही इक़्तिबास में लिखिए, 8 से 12 सतूर में लिखिए। और नज़्म का जो खुलासा होता है उसके हवाले से एक और बात आप लोगों को अर्ज करता चलूं, वो ये कि नज़्म जो होती है ना, जो अशार होते हैं वो पहले ही ढेर सारी बातों को यकजा किया गया होता है। शेर बसाते खुद खुलासा ही समझ लेते होता है। अब खुलासे का मजीद खुलासा यानी शेर का खुलासा क्या होगा कि आप उसकी नसरी शक्ल बना दें, उस नज़्म को तोड़कर नसर के अंदर लिख दें, लफ्जी मतलब उसका लिख दें, वो लिखते चले जाएं। अब लिखने का, लफ्जी मतलब लिखने का तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए फिर मजीद 2 बातें हैं, तरतीब और इख्तिसार। कि नज़्म के जो अशार हैं उनको तरतीब से उनकी नसरी शक्ल आप लिखते चले जाएं। तरतीब
लफ्जी मतालिब आप वहाँ पर लिखते चले जाएंगे, नस्ली शक्ल उसकी आप बनाते चले जाएंगे। और आखिरी बात खुलासे के हवाले से ये है कि वो मुख्तसर होना चाहिए, उसके अंदर इख्तिसार होना चाहिए, तवालत नहीं होनी चाहिए। खुलासे का लफ्जी मतलब ही मुख्तसर करना है। ये लफ्ज खुलासा तशरीह का मुतजाद है। तशरीह का मतलब होता है फैला कर लिखना, खोल कर लिखना, वजाहत करना। खुलासे का मतलब होता है मुख्तसर करके लिखना, सुकेड़ कर लिखना, थोड़ा लिखना। तो इख्तिसार, ये खुलासा किसी भी शय का आप लिखने जा रहे हैं, ये बुनियादी शर्त है खुलासे की, मुख्तसर करके लिखें। तो तमाम अशार को एक इक्तबास में 8 से 12 सतूर पर तरतीब और इख्तिसार से आप लिखते चले जाएं, ये आपका नज़्म का खुलासा हो जाएगा। इसके अंदर सादगी होनी चाहिए, भारी भरकम और मुश्किल अल्फाज आप इसमें शामिल ना करें तो बेहतर है। सादगी और सलासत और रवानी, आसान अल्फाज के अंदर लिखना, ये भी खुलासे के हुस्न को बढ़ा देता है। तो ये चंद बुनियादी बातें थी नज़्म के खुलासे वाले। कब आपने ये समझ लिया, आपको ये बात क्लियर हो गई कि हिस्सा नज़्म से जो है कुल 15 नंबर के सवाल आने हैं। एक 10 नंबर का तशरीह से मुताल्लिक सवाल आएगा और 5 नंबर का मजीद सवाल खुलासे से मुताल्लिक आएगा। ये सवाल नंबर 2 का अलिफ जज्म होगा और ये सवाल नंबर 5 होगा और ये इसके हल करने का तरीकाकार। ये बातें आप लोग समझ चुके हैं। अब हम बाकायदा तौर पर अपने निसाब की पहली नज़्म हम इसका आगाज करते हैं। नज़्म हमद है और शायर कौन है? अमीर अहमद, जो कि अमीर मेनाई के नाम से मशहूर है। अमीर मेनाई के नाम से क्यों मशहूर हुए, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन पहले आप ये शेर पढ़ लें। जब हम शायर का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। शेर पहला नज़्म हमद का क्या है? सफ़ा नंबर 73 पर, 73 सफ़ा नंबर 73 पर आपकी जो दरसी किताब है उर्दू साल अव्वल, उसका नज़्म हमद का पहला शेर आपके सामने लिखा हुआ है। शेर है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। जाहिर है कि जब नज़्म हमद है, हमद का मतलब ही तारीफ करना, तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की करना। ऐसी सिनफ़े शायरी कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से, उसकी वहदानियत के हवाले से बात की जा रही हो, ऐसी नज़्म को हम हमद कहलाते हैं। तो ये तो बात अब तय हो गई, अब इसमें तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि इस नज़्म हमद के जितने भी अशार होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी खुसूसियात से मुताल्लिक़ ही होंगे, वो अल्लाह ताला की तारीफ ही की जा रही होगी। तो ये तयशुदा बात है कि शेर के अंदर जो बात है वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़, उसकी ज़ात से मुताल्लिक़, उसकी कुदरत और उसकी ताकत से मुताल्लिक़ बात यहाँ पर की जा रही है। ऐ अल्लाह, और कौन हो सकता है जो तेरा मुकाबला करे, जो तेरा रुतबा, जो तेरा ओहदा, जो तेरा मकाम, जो तेरा मर्तबा, जो तेरा दर्जा है, वो किसी और का नहीं हो सकता। इस कायनात के अंदर बुलंदो बाला मकाम अल्लाह तबारक व तआला का है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरे मिसरे के अंदर क्या कहा गया? कौन जाने तुझे कहां तू है। अल्लाह का मकाम, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात कितनी बड़ी और कितनी बुलंदो बाला है, इसका कोई इहाता नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात लाभ है। मुख्तसर यूं हो गया, पहले मिसरे के अंदर शायर ने क्या कहा कि जो मकाम अल्लाह का वो किसी और का नहीं हो सकता, और जो ज़ात और सिफ़ात अल्लाह की वो किसी और की नहीं हो सकती, वो लामहदूद हैं, उनको कोई अपनी अक्ल के जरिए से अगर उनका इहाता करना चाहे, उनकी पैमाइश करना चाहे, नहीं कर सकता। हमारी अक्ल छोटी है, अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात हमारी अक्ल से भी बहुत बड़ी है। तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब हो गया। शायर के तारुफ के हवाले से मुख्तसर सी बात करें। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बात अर्ज की थी कि हमने जब शायर का तारुफ तशरीह के अंदर शामिल करना है तो करना क्या है कि हमने इसका अदबी तारुफ लिखना है। अदबी तारुफ लिखना है, इसकी पैदाइश, इसकी वफात, इसके वालिदैन का जिक्र करके, इसके शहर का जिक्र करके ही हमने जो है इसके तारुफ को ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि इसका अदबी तारुफ लिखना है कि ये कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो इन्हें बाकी शोरा से मुमताज़ करती है। अब ये शायर अमीर मेनाई लखनऊ के अंदर पैदा हुए और लखनऊ एक इल्म अदब का गहवारा है, मरकज़ है, वहाँ पर बेहतरीन माहौल के अंदर इनकी परवरिश हुई। शुरू से इनको शेर व शायरी से शगफ था और इस अंदाज में इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर से और मुख्तलिफ असातिज़ा से तालीम हासिल करते करते शायरी की जो तालीम है वो मुज़फ़्फ़र अली खान असीर, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं लखनऊ से मुताल्लिक़, रामपुरी, वो रामपुर
علاقہ ہے لکھنؤ کے قریب ہی، تو وہاں سے ان سے انہوں نے اپنی شاعری کی، وہ ان کے استاد تھے، تعلیم حاصل کی اور پھر جلد ہی بہت اچھے شعر کہنے لگے۔ زبان بڑی شستہ اور رفتہ ہے ان کی، لکھنوی خاص انداز، اور پہلے شروع میں ویسے جو لکھنؤ کا ایک خاص انداز تھا خارجیت، وہ ان کی شاعری کا خاصا رہا، لیکن پھر کچھ بزرگوں اور گھر کی تربیت کے نسبت سے ان کی خارجیت جلد ہی داخلیت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بہت کچھ کہا ہے، ان کی ذات و صفات کو اور اپنے نظریات کو بڑے شد و بد کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہاں لکھنؤ کے اندر، مخدوم سید مخدوم شاہ مینا، مخدوم شاہ مینا، ان سے یہ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اس عقیدت کی وجہ سے ہی انہوں نے لفظ منائی، مخدوم شاہ مینا کی وجہ سے لفظ منائی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح کوئی خواجہ فرید ہمارے یہاں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کوئی اپنی نسبت، اپنا تعلق اور عقیدت ظاہر کرنا چاہے تو لفظ فریدی اپنے نام کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس طرح مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے امیر احمد نے لفظ منائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ شاعری کے اندر تخلص ان کا امیر ہے، اس لیے یہ امیر منائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد خاتم النبیین، جن کی ایک شاعری کا ایک مجموعہ ہے، اور بھی ان کی شاعری کے کئی مجموعے ہیں، انتخاب یادگار ان کے تذکروں کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک اور ادب کے اندر ان کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے لغت کی ایک بہت بہترین کتاب امیر اللغات کے نصاب کے عنوان سے، اس کے نام سے ترتیب دی ہے، اس کو مرتب کیا ہے امیر اللغات کے نام سے۔ یہ جو لغت ہوتی ہے جس کو ہم انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں، اس کتاب کو ترتیب دینا عام طور پر کسی فرد واحد کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ادارے اس کام کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اس شخص نے بہت محنت اور جدوجہد کی۔ اس کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس اکیلے شخص نے امیر اللغات کے نام سے اردو کی ابتدائی مستند لغات میں شامل جو لغت امیر اللغات ہے وہ اکیلے نے ترتیب دی۔ ابھی انہوں نے اس کتاب کی صرف 2 جلدیں ہی ترتیب دی تھیں کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1900 میں حیدرآباد ان کا انتقال ہوا۔ ویسے زیادہ زندگی کا عرصہ رامپور کے اندر ان کا گزرا، والی رامپور تھے نواب یوسف علی خان، تو ان کے پاس انہوں نے زندگی کا کافی عرصہ گزارا۔ وہ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے دربار سے ان کے جو ان کا محل تھا وہاں سے یہ وابستہ رہے۔ اس کے بعد پھر مرزا خان دار، بڑا ایک نام ہے اردو شاعری کے اندر، ان کی دعوت پر یہ حیدرآباد چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر آخری اپنا وقت انہوں نے وہیں پر گزارا۔ وقت میرا خیال ہے کہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ شعر ویسے آج پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ عزیز ہم اس کا پہلے شعر کا آغاز ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر، ابھی لفظی مطلب ہو گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت باقی ہے، وہ کریں گے۔ یہ حوالے کے اشعار بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اسی شعر سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔